तो हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि भाई लोक प्रशासन के विकास के चरणों की हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमने आधुनिक काल में जैसे जिक्र किया था कि आधुनिक काल में जब आते हैं तो 1887 ईस्वी में या 1887 में वुडरो विल्सन के द्वारा एक लेख लिखा जाता है और उस लेख के बाद एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म होता है। और इस तरीके से लोक प्रशासन के जन्म के बाद भी उसके विकास के अनेक फेज हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हमने निम्नलिखित चरणों में वर्गीकृत किया है। तो इसमें हम मुख्यतः 6 चरणों का जिक्र करेंगे। प्रथम चरण जो हमारा 1887 से 1926 तक होगा। उसके बाद द्वितीय चरण जो हमारा 1927 से 1937 तक होगा। वही तृतीय चरण 1938 से 1947 तक होगा। एंड चतुर्थ चरण हमारा 1948 से 1977 और पंचम चरण 1971 से 1990 और षष्ठम चरण 1991 से वर्तमान तक की समय अवधि को हम षष्ठम चरण के दायरे में रखते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया कि भाई षष्ठम चरण का जो जिक्र है वो बहुत सारी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। कुछ बुक्स में सिर्फ और सिर्फ 5 चरणों के बारे में बात की गई है और जो छठवां चरण है उसको भी सम्मिलित किया गया है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम चरण में क्या है। प्रथम चरण को राजनीतिक प्रशासन और द्वैतभाव के नाम से हम जानते हैं। कभी कभार क्या हो सकता है कि इस तरीके के मिलान आपके सामने आ सकते हैं। ये सन आपके सामने दे रखे होंगे और आपको इनका मिलान करना होगा। जैसे बोला होगा कि 1927 से 1937 के बीच का काल रहा है तो प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल रहा है। इस तरीके से मिलान के लिए आ सकता है, तो आपको ये चीजें भी याद करनी है। उसके बाद द्वितीय चरण में जैसे हमने बोला कि 1927 से 1937, तो इसमें प्रशासन के सिद्धांतों का काल रहा, यानी इसमें जो प्रशासनिक सिद्धांत है उनकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई, उनके बारे में बात की गई। उसके बाद तृतीय चरण में चुनौती और आलोचनाओं का काल रहा। चुनौती और आलोचनाओं का काल इन सिद्धांतों का, जिन सिद्धांतों की बात द्वितीय चरण के विचारक करते हुए प्रतीत होते हैं। तो तृतीय चरण में जो विचारक हैं वो इनकी आलोचना करते हैं तृतीय चरण में कि भाई सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बाद चतुर्थ चरण स्वरूप की संकट अवस्था। जब यहाँ पे जब आलोचना होती है तो फिर लगता है कि भाई अब लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है, तो उसके स्वरूप को लेकर के संकट की अवस्था पैदा हो जाती है कि क्या हम उसको एक राजनीतिक विज्ञान के दायरे में ही रखें या फिर प्रशासन कोई अलग से कोई विषय ही है। तो इस तरीके की कुछ जो संदेह है वो विद्यार्थियों या लोक प्रशासन की स्टडी करने वाले जो भी विश्लेषक हैं या विचारक हैं उनके सामने इस प्रकार का प्रश्न हमें देखने को मिलता है। उसके बाद पंचम चरण में अंतर विषय और परिपक्वता का काल। जब द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में इस तरीके से ये अपने स्वरूप को खोते हुए प्रतीत होता है। तृतीय चरण में जहां इसकी आलोचना होती है, आलोचना के बाद चतुर्थ चरण में अपने स्वरूप को खोते हुए प्रतीत होता है। तो पंचम चरण में फिर ये क्या होता है, एक दृढ़ता के साथ दोबारा से उठ खड़ा होता है। इसमें अंतर विषय और परिपक्वता के काल की बात की गई है। तो अंतर विषय का मतलब यह है कि बहुत सारे जो समाज शास्त्री थे या बहुत सारे समाज वैज्ञानिक कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दोबारा से आते हैं पंचम चरण में, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दोबारा से आकर के इसको क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। इसमें स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें शोध करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से फिर इसमें बहुत सारी हमें नई चीजें देखने को मिलती हैं और कुछ नए नए आइडियाज हमें कहीं ना कहीं पंचम चरण में देखने को मिलते हैं, जिससे यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया बूस्ट मिलता है। तो जिस तरीके से तृतीय और चतुर्थ चरण में ये डैमेज होता है, पंचम चरण में फिर दोबारा से जिस तरीके से द्वितीय चरण में ये बूस्ट हुआ था, इसी तरीके का बूस्ट हमें देखने को मिलता है किस चरण में, पंचम चरण में। उसके बाद षष्ठम चरण की हम बात करें तो षष्ठम चरण हमारा 1991 के बाद आता है 1900। और षष्ठम चरण में जो परंपरागत जो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, उनकी कमियों की जगह जो उनमें जो खामियां थी, जैसे नौकरशाही का विकास था और लाल फीताशाही का बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा था, तो उन चीजों को उन कमियों को दूर करने के संदर्भ में कुछ नई चीजें क्या हो जाती हैं, इजाद होती हैं। और क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जगह लोक नीति, लोक विकल्प, नवीन लोक प्रबंधन का काल शुरू होता है। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं बोला जाता है कि भाई नौकरशाह पूरी तरीके से शिद्दत से काम नहीं करते हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने लक्ष्यों की पूर्ति उस तरीके से नहीं कर पाता है जिस तरीके से उसको करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं विकास की वो दौड़ हमें देखने को नहीं मिलती है जो दौड़ होनी चाहिए। तो इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है षष्ठम चरण में किसको, लोक सेवकों को, कि उनमें नौकरशाहाना प्रवृत्ति अपने चरम पे पैदा हो गई है। नौकरशाहाना प्रवृत्ति का मतलब यह है कि उनमें आलसपन और किसी भी काम को अपनी मर्जी से करना, इस तरीके के जो भाव हैं वो पैदा हो गए थे।
तो नवीन लोक प्रबंधन का काल आता है, बोला जाता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन किया जाए। इससे क्या होगा कि हम प्रशासनिक जो लक्ष्य हैं उनको बहुत तेजी से पाएंगे और हमारा विकास ज्यादा होगा। विकास प्रशासन भी इसी तरीके की बात करता है। तो विकास प्रशासन जैसे हमने देखा कि भाई पंचम चरण में जो बूस्ट मिला था उसमें कहीं तुलनात्मक प्रशासन और विकास प्रशासन की बात की जाती है। और विकास प्रशासन बोलता है कि भाई हमें लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी गेन करना चाहिए और उन लक्ष्यों की जितनी जल्दी प्राप्ति हो सके उसमें हमें फोकस करना चाहिए। तो षष्ठम चरण में कहीं ना कहीं इसका एक नया और परिवर्तित रूप हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने मोटे मोटे तौर पे देखा कि भाई किस तरीके से ये लोक प्रशासन का काल हमें देखने को मिला। तो नॉर्मली आप इसका जो एक बेसिक क्रक्स है वो समझ गए होंगे कि भाई क्या क्या है। अब थोड़ा इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई प्रथम चरण में किस किस तरीके की बात हुई। हमने जैसे कल भी जिक्र किया था कि आपको अगर प्रथम चरण याद करना है तो आपको सिर्फ दो चीजें याद करनी है, दो हेडिंग। लोक प्रशासन के प्रथम चरण में दो हेडिंग याद करनी। इसके अलावा राजनीतिक प्रशासन और द्वैत भाव के अलावा आपको ये दो हेडिंग याद करनी है। पहली, लोक प्रशासन का जन्म हुआ, और दूसरा, राजनीति से प्रशासन को अलग किया गया। अलग कौन करता है? तुम्हारा विड्रो विल्सन करता है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख से, जो क्वार्टरली नामक पत्रिका में 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जब विड्रो विल्सन इस लेख को लिखते हैं तो फिर हमने देखा कि भाई बहुत सारे चेंजेस इनके इस लेख के बाद हमें देखने को मिले। जैसे हमने देखा कि भाई जो लूट प्रणाली थी वो इनके लेख के बाद वो समाप्त हो गई। अब लूट प्रणाली का जैसे हमने जैक्सोनियस विचारधारा का जिक्र किया था आधुनिक काल में, जब लोक प्रशासन के चरण को हम इससे पहले पढ़ रहे थे, तो जैक्सोनियस जो विचारधारा थी उसमें क्या हुआ था कि नौकरशाही प्रवृत्ति का विकास हुआ था। नौकरशाही प्रवृत्ति का विकास होने के बाद उसमें भ्रष्टाचार अपने चरम पे था और कहीं ना कहीं जो लोक सेवकों की भर्ती होती थी वो लूट प्रणाली पे आधारित होती थी। इन द सेंस कि आप जैसे कुलीन तंत्र की बात करते हैं कि कुलीन तंत्र में सिर्फ भाई भतीजावाद, अपना चाचा ताऊ का लड़का ही जॉब मिलेगा या राजा का दरबारी होगा या मंत्री पद उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी इस तरह लूट प्रणाली में भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की प्रक्रिया में देखने को मिलती थी। और लूट प्रणाली को विड्रो विल्सन के लेख के बाद खत्म किया गया और योग्यता पर आधारित भर्ती के लिए पेंडल्टन अधिनियम जो 1883 ईस्वी है उसमें बनाया गया। यानी योग्यता पर आधारित भर्ती के लिए एक पेंडल्टन अधिनियम बनाया गया 1883 में। ये पिछली बार के एनटीए नेट में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भाई पेंडल्टन अधिनियम कब बनाया गया था, तो 1883 ईस्वी में बनाया गया था। तो हमने देखा कि भाई यहां पे जैक्सोनियस विचारधारा का प्रभाव खत्म हो गया, योग्यता पर आधारित भर्ती शुरू होगी, उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया कि भाई जो व्यक्ति योग्य होंगे वही व्यक्ति क्या करेंगे, लोक सेवक या प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे। जैसे अभी आप देखते होंगे कि जॉब वगैरह आपको सरकारी जॉब चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। और ये एग्जाम क्वालिफाई आपसे कौन करवाता है, आयोग करवाता है। तो आयोग वही बॉडी थी जो पेंडल्टन अधिनियम बनाया गया था, मतलब वही है, वही बॉडी है। आज वर्तमान में आयोग आपके एग्जाम्स कराता है, आपकी योग्यता के अनुसार आपको सेलेक्ट करता है। तो उस समय भी योग्यता पर आधारित भर्ती के लिए पेंडल्टन अधिनियम बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रक्रिया उस समय से चली आ रही है जिसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है। इसी बीच बुद्धिजीवियों का मानना था कि प्रशासन में सच्चरित्रता और कुशलता की स्थापना हेतु राजनीति का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। जब इस तरीके की प्रक्रिया होने लगी तो जो बुद्धिजीवी हैं वो कहने लगे कि भाई जो प्रशासन है, प्रशासन को हमें स्वतंत्र छोड़ना चाहिए और राजनीति का हस्तक्षेप इसमें कम करना चाहिए। तो इस तरीके की बात यहाँ पे बुद्धिजीवियों के द्वारा की जाने लगी, क्योंकि विड्रो विल्सन में कहीं ना कहीं जब वो अपनी एक द स्टडी ऑफ लेख लिखते हैं तो उसमें वो कहीं ना कहीं उनको अलग करते हैं। तो उनका समर्थन करते हुए अनेक बुद्धिजीवी यहाँ पाए जाते हैं इसी दौरान। इसी कड़ी में ये हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई। इस फर्स्ट हेडिंग में जब इस तरीके के कैरिकुलम होते हैं तो विल्सन को प्रोफेसर वाल्डो के द्वारा एक शास्त्र के रूप में जनक माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक के रूप में विड्रो विल्सन को कौन मान्यता दे रहा है, प्रोफेसर वाल्डो दे रहे हैं। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट के तहत हमने इस चीज को समझा। अब आ जाते हैं दूसरी यूनिट पे, राजनीति और प्रशासन में पृथकीकरण। तो जैसे हमने जिक्र किया था कि भाई जो बुद्धिजीवी हैं वो बोल रहे थे कि भाई प्रशासन को सही तरीके से काम करने के लिए इसमें राजनीति का हस्तक्षेप को कम किया जाना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं फ्रैंक जे गुडनाउ और एलडी व्हाइट। फ्रैंक जे गुडनाउ कहते हैं कि राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है जबकि प्रशासन इस इच्छा या नीति के क्रियान्वयन से संबंधित है। यानी जो फ्रैंक जे गुडनाउ है वो समर्थन कर रहे हैं राजनीति और प्रशासन को अलग अलग करने की। वो बोल रहे हैं कि राजनीति जहां राज्य की इच्छा को निर्धारित करती है वहीं प्रशासन
उस इच्छा पे काम करने की प्रक्रिया को क्या करती है, निर्धारित करती है। तो ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, इसलिए इनको अलग अलग होना चाहिए। क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पहले यानी 1987 से पहले, वुडरो विल्सन के लेख से पहले हम कहाँ पढ़ते थे, पॉलिटिकल साइंस के एक भाग के रूप में पढ़ते थे। तो यहाँ पे ये इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस में ना पढ़ा जाए, राजनीति विज्ञान में इसको ना जोड़ा जाए, इसको अलग कर दिया जाए। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं गुडनाव करते हुए प्रतीत होते हैं। फ्रैंक जे गुडनाव जो ये बात करते हैं वो अपनी एक पुस्तक में करते हैं, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो इनके द्वारा 1900 में लिखी गई थी। उस पुस्तक में वो इस तरीके की बात करते हैं कि राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है, जबकि प्रशासन इस इच्छा पे काम करने की प्रक्रिया को प्रतिपादित करती है। उसके बाद एल डी व्हाइट अपनी एक पुस्तक लिखते हैं और इसी राजनीति और प्रशासन के पृथकीकरण की जो विवाद है उसको आगे बढ़ाते हैं, अपना समर्थन प्रस्तुत करते हुए। इसके लिए वो एक पुस्तक में इसका जिक्र करते हैं, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, जो इनके द्वारा 1926 में लिखी जाती है। उसमें ये बोलते हैं ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इनको अलग अलग किया जाना चाहिए। तो हमने मुख्यतः देखा कि भाई प्रथम चरण में राजनीतिक प्रशासन और द्वैध भाव के चरण में हमने कौन कौन सी चीजें देखी और लोक प्रशासन किस तरीके से, लोक प्रशासन में किस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिला इसके विकास में। तो ये आई थिंक मुझे लग रहा समझ में आ गया होगा, कल भी हमने जिक्र कर लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे चरण की। तो दूसरा चरण जो हमारा होता है स्टार्ट 1927 से 1937 में, इसको प्रशासन के सिद्धांतों का काल माना जाता है। ठीक है, यानी सिद्धांतों के स्वर्ण युग के नाम से आपको इसको याद करना है, सिद्धांतों को स्वर्ण युग। तो द्वितीय चरण के तहत हम जिन विद्वानों का जिक्र करते हैं उसमें सबसे पहले WF विलोबी, मैरी पार्कर फॉलेट, हेनरी फेयोल, गुलिक उर्विक, मूने रैले। तो आपको इसको किस तरीके से याद करना है, विलोबी, फॉलेट, फेयोल, गुलिक उर्विक, मूने रैले। विलोबी, फॉलेट, फेयोल, गुलिक उर्विक, मूने रैले सिद्धांतों की बात करते हैं लोक प्रशासन में। अब देखो तो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण में लोक प्रशासन में सिद्धांत हैं जिनका पता लोक प्रशासन के विद्यार्थियों को लगाना चाहिए। इस तरीके की बात करते हुए हमें बहुत सारे विद्वान प्रतीत होते हैं, जिन विद्वानों में कहीं ना कहीं विलोबी, फॉलेट, फेयोल, गुलिक उर्विक और मूने रैले का हम जिक्र करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए आप FW विलोबी को कि विलोबी किस तरीके की बात करते हैं। विलोबी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो इनके द्वारा 1927 में लिखी जाती है। ये कहते हैं इस पुस्तक में कि प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं, इनके क्रियान्वयन से संबंधित सुधार लोक प्रशासन में हमें देखने को मिलेगा। ये बोलते हैं कि भाई लोक प्रशासन में बहुत ज़्यादा क्या है, सिद्धांत हैं, और अगर हम इनको लागू करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो इन सिद्धांतों को लागू करने के बाद हमें बहुत मेजर चेंजेस कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके की बात FW विलोबी करते हुए प्रतीत होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम जिक्र करते हैं मैरी पार्कर फॉलेट का। तो मैरी पार्कर फॉलेट भी एक रचना लिखती है, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, यानी सृजनात्मक अनुभव। इसमें ये पुस्तक इनके द्वारा 1929 में लिखी जाती है। इस पुस्तक में भी ये कहीं ना कहीं इसी प्रकार की बात करते हैं जिस तरीके की विलोबी बात करता है कि भाई सिद्धांत हैं, इनकी खोज की जानी चाहिए। उसके बाद नंबर तीसरे पे हम जिक्र करते हैं हेनरी फेयोल का। तो हेनरी फेयोल एक अपनी पुस्तक में सिद्धांत होने की बात करते हैं। ये पुस्तक का नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, औद्योगिक और सामान्य प्रबंधन। फेयोल द्वारा ये पुस्तक 1929 में लिखी जाती है। जो इनके द्वारा ये पुस्तक पहले इनके द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी 1916 में, और इसी का अनुवाद करके ये 1929 में इस पुस्तक को प्रकाशित करते हैं। हेनरी फेयोल के द्वारा इस पुस्तक में भी इसी तरीके की बात करते हुए ये पाए जाते हैं कि भाई लोक प्रशासन में सिद्धांत है, इनकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। उसके बाद हेनरी फेयोल के बाद हम बात करते हैं गुलिक और उर्विक की। तो गुलिक और उर्विक भी अपनी एक पुस्तक लिखते हैं, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये इनके द्वारा 1937 में लिखी जाती है। इस पुस्तक में भी ये कहीं ना कहीं सिद्धांत, जिस तरीके की विलोबी बात करते हैं उसी तरीके की बात ये करते हुए पाए जाते हैं और सिद्धांत होने की बात करते हैं। उसके बाद मूने रैले द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत, 1939 में यानी 1939 में ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। और ये भी कहीं ना कहीं सिद्धांत होने का समर्थन करते हैं लोक प्रशासन में, कि लोक प्रशासन में सिद्धांत हैं और हमें इनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके की बात कहीं ना कहीं मूने रैले करते हुए प्रतीत होते हैं द्वितीय चरण के तहत। गुलिक और उर्विक ने इस सिद्धांत को पोस्ट कोर में समाहित किया। अब देखो द्वितीय चरण में जो गुलिक और उर्विक हैं वो इन सिद्धांतों को पोस्ट कोर के जरिए क्या करते हैं, आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये सिद्धांत होने की बात कर रहे हैं, तो गुलिक और उर्विक पोस्ट कोर थ्योरी के तहत उन सिद्धांतों को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो चीजें हैं जो इस पोस्ट कोर थ्योरी के अंतर्गत आ रही हैं, ये इनसे कहीं ना कहीं सिद्धांत
सिद्धांतों को हम खोज सकते हैं, इस तरीके की बात वो करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो युग, द्वितीय चरण का जो युग रहा, वो लोक प्रशासन में सिद्धांतों के स्वर्ण युग के नाम से हम जानते हैं। जैसे आप देख ही रहे होंगे कि भाई इतने विद्वान कहीं ना कहीं लोक प्रशासन में सिद्धांत होने की वकालत कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये द्वितीय चरण में हमारा खत्म हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम तृतीय चरण की। तो तृतीय चरण में चुनौती एवं आलोचनाओं का काल हमें देखने को मिला। जिस प्रकार की बात द्वितीय चरण में करते हुए प्रतीत होते थे बिलोबी, फालेट, फेयोर, उर्विक, गुलिक उर्विक और मोने रेले, उसके अपोजिट यहाँ पे बात करते हुए प्रतीत होते हैं चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट हेल। ये बोलते हैं कि भाई लोक प्रशासन में किसी भी प्रकार के सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक किंवदंतियां हैं और सिर्फ उपहास ही उड़ाते हैं इन चीजों का। तो यहाँ पे इन पे गहरा कटाक्ष करते हुए ये प्रतीत होते हैं तृतीय चरण में, और अपने बहुत औचित्यपूर्ण तर्कों के साथ इनके जो ये सिद्धांत होने के दावा करते हैं, इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर लेते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि भाई चेस्टर बर्नार्ड, साइमन, हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट हेल तृतीय चरण के तहत किस तरीके की बात करते हुए प्रतीत होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जिक्र करते हैं चेस्टर बर्नार्ड का। चेस्टर बर्नार्ड अपनी एक पुस्तक लिखते हैं द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये इनके द्वारा 1938 में लिखी जाती है, और जब ये पुस्तक लिखते हैं तो इस पुस्तक में ये सिद्धांतों का कहीं भी जिक्र नहीं करते हैं। ये एक अनुभवी प्रशासक थे। इस पुस्तक में इनके द्वारा ऐसी किसी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया। तो फिर यहां पर इस तरीके का प्रश्न पैदा होने लगा कि भाई क्या लोक प्रशासन में सिद्धांत हैं, क्योंकि चेस्टर जो बर्नार्ड है वो इतना अनुभवी प्रशासक होने के बाद भी अपनी पुस्तक में कहीं भी सिद्धांत होने की बात नहीं कबूल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोक प्रशासन में सिद्धांत नहीं है, या इस तरीके से संदेह की स्थिति कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली। तो संदेह की नजरों से देखने लगे इनकी उस पुस्तक के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत नामक कंसेप्ट को, या सिद्धांतवादी कंसेप्ट को। उसके बाद जब चेस्टर बर्नार्ड अपनी पुस्तक में कहीं भी सिद्धांतों का जिक्र नहीं करते हैं, तो हर्बर्ट साइमन फिर अपनी एक पुस्तक लिखते हैं और इसी संदेह को आगे क्या करते हैं, अपनी इस पुस्तक में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। हर्बर्ट साइमन के द्वारा 1946 में सबसे पहले एक लेख लिखा जाता है जिसमें उन्होंने इन सिद्धांतों का तथाकथित उपहास उड़ाया और इनको किंवदंतियां की। कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे बात करें हर्बर्ट साइमन की, तो हर्बर्ट साइमन सबसे पहले एक लेख लिखते हैं और उस लेख में ये उपहास उड़ाते हैं सिद्धांतों का। ये बोलते हैं सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है और ये सिर्फ किंवदंतियां हैं, सिर्फ कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं, सिद्धांत नहीं है, इस तरीके की बात करते हैं। फिर हर्बर्ट साइमन अपने इस लेख के बाद अपनी एक पुस्तक भी लिखते हैं। ये पुस्तक का नाम था इनका, यानी लेख इनके द्वारा 1946 में लिखा जाता है और एक साल बाद इनके द्वारा पुस्तक भी लिखी जाती है। पुस्तक का नाम था इनका एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस पुस्तक में ये भली भांति सिद्ध करते हैं कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई भी चीज नहीं है। इस पुस्तक में निर्णय प्रक्रिया के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं साइमन को 1978 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के अब ये जो हर्बर्ट साइमन है वो लेख जो इनके द्वारा 1946 में लिखा गया और पुस्तक जो इनके द्वारा 1947 में एक साल बाद लिखी गई, उसमें ये भली बात सिद्ध करते हैं कि किसी भी प्रकार का सिद्धांत लोक प्रशासन में नहीं है, ये सिर्फ किंवदंतियां हैं, उपहास उड़ाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट हेल की। रॉबर्ट हेल अपनी एक पुस्तक लिखते हैं 1947 में ही, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इस पुस्तक में यह सिद्ध करते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं है। अब देखो ये तो साइमन तो बोल रहा है कि सिद्धांत नहीं है, लेकिन जो रॉबर्ट हेल के द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है वो बोलता है कि लोक प्रशासन विज्ञान ही है, ये विज्ञान होने की बात करता है। अब देखो विज्ञान और साइंस का क्या मिक्सचर है, जहां सिद्धांत होंगे वहां विज्ञान भी आएगा। तो ये बोलता है कि विज्ञान है ही नहीं, तो जब विज्ञान नहीं है तो फिर सिद्धांत कैसे होंगे इसमें, क्योंकि ये अपने तर्कों के साथ बोलता है कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों की खोज में मुख्यतः हमें कुछ बाधाएं देखने को मिलती हैं। पहली बाधा, विज्ञान मूल्य शून्य होता है जबकि प्रशासन मूल्यों का बाहुल्य होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरीके से पूछेगा, स्टेटमेंट पूछेगा ये, विज्ञान मूल्य शून्य होता है जबकि प्रशासन मूल्यों का बाहुल्य होता है। अब देखो विज्ञान मूल्य शून्य होता है, विज्ञान में कोई नैतिकता, इमोशंस या मूल्यों की बात नहीं की जाती है, जबकि प्रशासन मूल्यों की बहुलता के साथ रहता है। मूल्यों की बहुलता का मतलब यह है कि हम लोगों की भलाई करते हैं ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो लोगों की भलाई कर रहे हैं, तो लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके जो मूल्य हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। तो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मूल्यों से भरा हुआ है, जबकि विज्ञान मूल्यों को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता।
विज्ञान में मूल्य कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं अपने आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इन तर्कों के आधार पर वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि लोक प्रशासन में विज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद दूसरा तर्क वो देता है कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व लोक प्रशासन में अलग अलग होते हैं और प्रशासनिक कार्यों को करने में जिनमें क्या होती है, बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। एक रूपता का अभाव कहीं ना कहीं इनमें देखने को मिलता है। तो वो बोलता है कि जब एक रूपता का अभाव है, बहुत सारे लोग, सपोज अभी एक बंदा लोक सेवक है, वो जो काम कर रहा है उसका काम करने का पैटर्न अलग होगा, उसकी जगह कोई दूसरा आएगा, उसका काम करने का तरीका अलग होगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि भाई अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका में जैसे डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए, और साथ ही साथ जब डोनाल्ड ट्रंप के बाद वो आया, क्या बोलते हैं इसको, जो बाइडन आया, तो जो बाइडन ने घोषणा की कि भाई अफगान से हमारी सेनाएं चली जाएंगी, तो उसका फॉर्मेट अलग था। अभी देख रहे होंगे आप कि भाई कितने सारे चेंजेस अफगानिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे शक्ति शून्यता की स्थिति देखने को मिल रही है। उस शक्ति शून्यता को भरने की कोशिश कहीं ना कहीं वहाँ पे तालिबान कर रहे हैं। तालिबान का इस तरीके का दावा भी है कि भाई इसने 80% यानी 1/3 जो एरिया है अफगानिस्तान को, उसको कब्जे में ले लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो नीतियों का जो परिणाम है वो देखने को मिला। आप चेंजेस देख रहे होंगे कि भाई बहुत सारे पहले अमेरिका ने ही अफगानिस्तान में अपने सैनिक डिप्लॉय किए थे, और अब एक नया जो बाइडन आया है, बाइडन ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली और वहां से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा कर। तो आप देख रहे होंगे कि भाई जो व्यक्ति आता है वो अलग अलग जो लोक सेवक होते हैं वो अलग अपने अपने स्टाइल में काम करते हैं। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट डहेल है वो इसी तरीके की बात कर रहा है कि भाई लोक प्रशासन में लोग बहुत सारे भिन्न भिन्न होते हैं, उनके काम करने के स्टाइल भिन्न होते हैं, इसलिए एक रूपता नहीं आती है। और जब एक रूपता नहीं होगी तो क्या होगा, कंक्लूजन एक जैसा नहीं होगा, और कंक्लूजन एक जैसा नहीं होगा तो वो विज्ञान के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि विज्ञान कहीं ना कहीं सत्यता की बात करता है, और सत्यता को हम तभी माप सकते हैं जब कहीं ना कहीं उसके निष्कर्ष एक जैसे निकले। अब निष्कर्ष एक जैसे कब निकलेंगे, जब एक रूपता होगी। निष्कर्ष एक जैसे कैसे निकलते हैं, जब हम किसी चीज को सीक्वेंस से करते हैं। जैसे आपने रोटी बनाने की विधि देखी होगी, हम पहले ये करते हैं, पहले आटा छनते हैं, फिर आटा गूंदते हैं, गूंदने के बाद फिर उसको तवा पे डालते हैं। तो हम एक क्रमबद्ध तरीके से जा रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से हम चलते हैं तो निष्कर्ष हमेशा एक जैसा आता है, उसको हम सत्य बोलते हैं उस निष्कर्ष को। तो यहाँ पे एक रूपता नहीं है, लोक सेवकों के अलग अलग व्यवहार हैं, तो इसलिए ये खारिज करता है कि ये कहीं ना कहीं विज्ञान के दायरे में नहीं आता है। तो विज्ञान के दायरे में नहीं आता तो इसका मतलब इसमें सिद्धांत नाम की भी कोई चीज नहीं है। तो इस तरीके से ये इस तरीके की आलोचना करते हैं। ये समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ चरण में। तो चतुर्थ चरण में हम बात करते हैं स्वरूप की संकट अवस्था। लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है, यह संदेह का विषय बना। तो इस काल में क्या होता है कि जब द्वितीय चरण के तहत आलोचना की जाती है कि सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है, तो द्वितीय चरण में हम देख रहे थे कि भाई द्वितीय चरण में जो बिलोबी हैं, फालेट है, फियोल है, गुलिक, उर्विक और मोनेरेले हैं, वो बोलते हैं कि सिद्धांत हैं। तो ऐसा लग रहा था अब लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय के रूप में पैदा हो रहा है और ये कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहा है, इस तरीके की बात आ रही थी। लेकिन तृतीय चरण में जब कहीं ना कहीं ये आलोचना करते हैं चेस्टर बनार्ड, साइमन और डहेल, किसकी, इन द्वितीय चरण वाले विचारकों की बातों को खारिज करते हैं, इनके तर्कों को खारिज करते हैं कि भाई इसमें सिद्धांत नहीं है। तो फिर क्या होता है, फिर दोबारा से ये संदेह का विषय बन जाता है कि अब लोक प्रशासन का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व होगा। तो इस तरीके की संभावनाएं कहीं ना कहीं चतुर्थ चरण में देखने को मिलती हैं और विद्वान हमें कंफ्यूज होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ विद्वान लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में ही मानने की कोशिश करते हैं और कुछ विद्वान पुनः से राजनीतिक विज्ञान में चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई इसका तो कोई अस्तित्व है नहीं, चलो राजनीतिक विज्ञान में इसको ले चलते हैं। तो कुछ विद्वान उसको राजनीतिक विज्ञान में लेने की कोशिश करते हैं कि उसको फिर दोबारा से जोड़ने की बात करते हैं, और कुछ विद्वान उसको स्वतंत्र विषय के रूप में ही देखने की कोशिश करते हैं। इसमें जो प्रशासनिक विज्ञान की जो बात द्वितीय चरण वाले विचारकों के द्वारा की गई थी और इस तरीके की भावना पैदा की गई थी एक स्वतंत्र विषय के रूप में ये इसका एक अस्तित्व है, तो कुछ विद्वान जो इसमें जाते हैं उन विद्वानों को भी गहरा झटका लगता है 1956 में, जब एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका प्रकाशित होती है। तो इसमें मतलब इस पत्रिका में कहीं ना कहीं प्रशासन में विज्ञान होने का दावा किया जा रहा था। इस पत्रिका में इस तरीके की बात को नकारा जाता है। तो उससे भी फिर जो विद्वान पुनः फिर इसको विज्ञान मान रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि भाई दो श्रेणियों में यहाँ पे विद्वान डाइवर्ट हो गए थे। कुछ राजनीतिक विज्ञान में दोबारा इसको ले गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, और कुछ इसको स्वतंत्र ही मानने लगे। तो जो विचारक स्वतंत्र मान रहे थे
उन विचारकों को भी गहरा झटका लगा। 1956 में जब एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका में एक कोई लेख प्रकाशित हुआ और उस लेख में कहीं ना कहीं जो इनके द्वारा विज्ञान का दावा किया जा रहा था उसकी इतर बात की गई, तो फिर इनको फिर ये हताश होने लगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने देखा कि विद्वान कंफ्यूज होते हुए प्रतीत हुए। तो इस तरीके से चतुर्थ चरण को हम स्वरूप की संकट अवस्था के रूप में देखते हैं कि यहाँ पे लोक प्रशासन अपने स्वरूप को तलाश रहा था कि भाई कुछ उसकी तलाश राजनीतिक विज्ञान में कर रहे थे और कुछ उसकी स्वतंत्र कर रहे थे। तो इस तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति में यहाँ पे हमें विचारक देखने को मिली। उसके बाद हम बात करते हैं पंचम चरण में, तो अंतर विषय एवं परिपक्वता का काल हमें देखने को मिलता है पंचम चरण में। इसमें आपने दो हेडिंग्स याद रखनी है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जन्म होता है और विकास प्रशासन का जन्म होता है। इसमें मुख्यतः जो विचारक इसमें योगदान देते हैं पंचम चरण में वो हैं F.W. रिक्स, फ्रैंक जे मेर्नी और डी वाल्डो। तो रिक्स, मेर्नी और वाल्डो पंचम चरण में कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। अब देख लेते हैं हम कि पंचम चरण में क्या है। जब चतुर्थ चरण में स्वरूप की संकट अवस्था से गुजरा तो पंचम चरण में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। अब विचारकों ने कुछ नए प्रकार की बात करी जिसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन पर बल दिया गया। इसमें हम सबसे पहले जिक्र करते हैं F.W. रिक्स का। तो हम देखते हैं कि रिक्स ने पंचम चरण में किस तरीके का योगदान दिया। तो F.W. रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन पर बल दिया। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि भाई इसमें तुलनात्मक लोक प्रशासन का जन्म हुआ, तो हम सबसे पहले इस पहली वाली हेडिंग को समझते हैं। तो इस पहली वाली हेडिंग के तहत हम रिक्स का जिक्र करते हैं। और रिक्स वो पहले विद्वान थे जिन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन पर बल दिया। विकासशील देशों के समाज के लिए आदर्श नमूने गठित किए जाने चाहिए। ये बोलते हैं कि जो विकासशील समाज हैं यानी कि लैटिन अमेरिका एंड एशिया के जो देश हैं, तो इनके नमूने भी हमें इकट्ठे करने चाहिए कि वहाँ पे किस तरीके से लोक सेवकों का व्यवहार है या वहाँ पे लोक सेवक किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ अमेरिका की एक परछाई बन करके अभी तक चल रहा था। तो रिक्स वो पहले विद्वान थे या रिक्स वो विचारक थे जिन्होंने बोला कि इसको क्या करना चाहिए, विकासशील देशों का भी भ्रमण करना चाहिए और अपनी सभ्यता और संस्कृति जिसमें ये अभी तक घिरा हुआ है, इस सभ्यता और संस्कृति से बाहर निकल करके इसको दूसरी सभ्यता और संस्कृति यानी खास तौर पे विकासशील देशों की सभ्यता और संस्कृति में घुस करके वहां का भी विश्लेषण करना चाहिए कि वहां पे किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तभी लोक प्रशासन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, डायनामिक चेंजेस आएंगे और लोक प्रशासन को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इस तरीके की बात करते हुए प्रतीत होते हुए हैं हमें कौन, F.W. रिक्स। तो F.W. जो रिक्स हैं वो इस तरीके की बात करते हुए प्रतीत होते हैं कि भाई ये बोलते हैं कि अभी तक जो अध्ययन पश्चिमी देशों के बारे में ही किया जा रहा था, इसने इसके अध्ययन के क्षेत्र को पश्चिम से अलग कर अफ्रीका तथा एशिया के देशों की ओर परिवर्तित कर दिया। ये बोलता है कि भाई विकासशील देश किस तरीके से चल रहे हैं, उनके नमूने भी हमें इकट्ठा करने चाहिए और फिर हमें मैच करना चाहिए विकसित देशों के साथ इनके नमूनों को। तो इस तरीके से तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन प्रणाली पर बल देता है। ये बोलता है कि लोक प्रशासन को अब तुलना करनी चाहिए विकसित देशों और विकासशील देशों की भी। और ये बोलता है कि जो अपने एरिया में अभी तक जो ये पश्चिमी देशों का ही अध्ययन कर रहा है, इस क्षेत्र को इसको बाहर पुश करना चाहिए और अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाना चाहिए, विकासशील देशों तक भी इसकी पहुंच करनी चाहिए। इस तरीके की बात करते हैं। उसके बाद फ्रैंक जे मेर्नी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है, टुवार्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनो बुक पर्सपेक्टिव। ये इस पुस्तक में नवीन लोक प्रशासन की धारा विकसित करने की बात करते हैं। अब देखो नवीन लोक प्रशासन का जन्म होता है 1960 के आसपास, ठीक है। 1960 के आसपास ये बोलते हैं कि भाई अमेरिका में जो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं थी, उन समस्याओं का निदान क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो 1887 से रिवोल्यूशन के बाद जन्म जिसका हुआ था, वो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं 1960 के दशक में अमेरिका में होने वाली तमाम समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था। तो इस संदर्भ नवीन लोक प्रशासन की धारा विकसित करने की बात करता है कौन, फ्रैंक जे मेर्नी। ये बोलता है कि 1960 में जो अमेरिका में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं जिनको हैंडल करने में सक्षम नहीं है कौन, क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी चिरसम्मत लोक प्रशासन। ये बोलता है कि जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसलिए इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कुशलता और मितव्ययिता के आधार पे ही चल रहा है। कुशलता और मितव्ययिता का मतलब ये है कि भाई प्रशिक्षण अच्छा होना चाहिए और मितव्ययिता का मतलब है कि जो भी काम किया जाए वो नियम के दायरे में ही किया जाए।
तो अभी तक 1960 के दशक में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था वो किस तरीके से चल रहा था? वो दो तरीके से चल रहा था। पहला कि जो लोक सेवक हैं वो कुशल कारीगर होने चाहिए, उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए अच्छे तरीके से। और दूसरी जो शैली में अभी तक वो चल रहा था वो था मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो नियम कानून है उन नियम कानूनों के अंतर्गत रहकर ही लोक सेवक काम करेंगे। तो जब उन नियम कानूनों के अंतर्गत रह करके लोक सेवक काम कर रहे थे तो लोक सेवक मूल्यों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे थे। लोग उनके पास आ रहे थे और अपनी समस्याएं उनको बता रहे थे, वो उन समस्याओं को सुन नहीं रहे थे क्योंकि उनके कानून के दायरे या उनके नियमों के दायरे से वो बाहर नहीं आ रहे थे। तो इसलिए फ्रैंक जे मैरनी नवीन लोक प्रशासन की धारा विकसित करते हैं और ये बोलते हैं कि मूल्यों को अब स्थान देना जरूरी है। मूल्यों को लोक प्रशासन में जोड़ करके आज की आधारशिला को हम खड़ा कर सकते हैं। अभी तक जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत मेजर गलतियां कर रहा था, वो मूल्यों को नहीं जोड़ रहा था। हम लोगों को अधिक से अधिक सुने, अपने नियम मितव्ययता के जाल से बाहर आकर के हम लोगों की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और उनका समाधान करें, इस तरीके की ये बात करता है इसके तहत। तो हमने देखा कि भाई कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रबंधन की धारा फ्रैंक जे मैरनी के द्वारा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम डॉक्टर वाल्डो का जिक्र करते हैं और डॉक्टर वाल्डो के द्वारा अपनी एक पुस्तक लिखी जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस ने इस काल में लोक प्रशासन को एक सहारा दिया। अब लोक प्रशासन की दृष्टि पश्चिमी संस्कृति के अलावा एशिया, अफ्रीका और अन्य देशों पर भी पड़ने लगी। अब देखो जो इन्होंने पुस्तक लिखी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, तो इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे देशों जैसे तुलनात्मक लोक प्रशासन की हम बात कर रहे थे तो उसी चीज़ का समर्थन किया और इस प्रकृति से तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो प्रक्रिया है उसको ज़्यादा बूस्ट मिला। अब पश्चिमी संस्कृतियों के अलावा भी एशियाई संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए ऐदत हो गया, तैयार हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने देखा कि भाई तुलनात्मक लोक प्रशासन के तहत किस तरीके से चीज़ें चली। इसी दौर में विकास प्रशासन का भी जन्म होता है, विकास प्रशासन का भी प्रादुर्भाव होता है। विकास प्रशासन का मतलब ये है कि इसी काल में ये बोला जाता है कि भाई लोक प्रशासन, क्योंकि हमने देखा कि नवीन लोक प्रबंधन की बात हमने की थी, फ्रैंक जे मैरनी इस तरीके की बात करते हैं, तो नवीन लोक प्रबंधन में ही कहीं ना कहीं विकास प्रशासन की प्रक्रिया हम जोड़ सकते हैं। नवीन लोक प्रबंधन के तहत हमने देखा था कि 1960 के आसपास जब अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें समस्याएं आ रही थी तो उन समस्याओं का समाधान क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी चिरसम्मत लोक प्रशासन नहीं कर पा रहा था। नवीन लोक प्रशासन की धारा विकसित की किसने? फ्रैंक जे मैरनी ने। वो बोलता है कि मूल्यों को भी शामिल करने की जरूरत है जो अभी तक क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, इसीलिए वो समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। तो इसी दौर में वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे इसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो और भी गलतियाँ कर रहा है। वो कहीं ना कहीं विकास प्रशासन की शैली को नहीं ईजाद कर रहा है। ये बोलते हैं कि प्रशासन के तरीकों के बजाय उसको लक्ष्यों पे ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब ये कि ये बोलता है कि भाई जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये प्रशासन के तरीकों के हिसाब से चलने की बात करता है कि इस तरीके से ही काम होगा। जैसे आप कभी गए होंगे लोक सेवकों के पास, तो आप जब काम करने के लिए ले जाते हैं वो बोलते हैं कि नियम से बाहर है, हम कर ही नहीं सकते हैं, काम इसी तरीके से होता है, हम नियम से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रशासन के तरीकों के बजाय, क्योंकि अभी तक जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो नियम कानून थे उन्हीं के हिसाब से चल रहा था, ये हमने पता कर लिया। लेकिन फ्रैंक मैरनी जब नवीन लोक प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें ये बोलते हैं कि हमें ये बैरियर तोड़ने चाहिए, और जब ये इस तरीके की बात करते हैं तो वहीं से कहीं ना कहीं विकास प्रशासन की जो अवधारणा है वो भी हमें नजर आती है। विकास प्रशासन बोलता है कि हमें सिर्फ काम के तरीकों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन लक्ष्यों की प्राप्ति अधिक जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। हमें विकास अधिक से अधिक करना चाहिए। हम विकास कब करेंगे? जब हम लक्ष्यों को सेट करेंगे और उन लक्ष्यों को हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से विकास प्रशासन का जन्म होता है। उसके बाद षष्ठम चरण में हम बात करते हैं 1991 से वर्तमान तक लोक नीति एवं लोक विकल्प नवीन लोक प्रबंधन का काल। तो अब हमने देखा कि भाई 1960 के दशक में इस तरीके की चीजें देखने को मिली। देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मुख्यतः 3 चीजें जरूर याद रखनी है। 1887, 1960 नव लोक प्रशासन। 1887 में क्या हुआ था? लोक प्रशासन का जन्म हुआ था। 1960 में क्या हुआ था? नवीन लोक प्रशासन की नींव पड़ी थी। हाँ, नव लोक प्रशासन का निर्माण हुआ था। नवीन लोक प्रशासन का मतलब यह है कि जैसे फ्रैंक जे मैरनी बात करते हैं तो 1960 में कहीं ना कहीं कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में।
मूल्यों को जोड़ने की बात की गई है ना, सिर्फ और सिर्फ मितव्ययिता और कार्यकुशलता को ही तवज्जो नहीं दी गई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो मेजर चेंजेस आते हैं 1990 के बाद आते हैं। 1990 के बाद क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि 1990 के बाद अभी तक जो लोक सेवक थे, इन लोक सेवकों की जो कमी थी कि भाई ये काम को सही तरीके से नहीं कर रहे थे, इस कमी को दूर करने के संदर्भ में लोक प्रशासन में एक नया चेंज आता है और नवीन लोक प्रबंधन का दौर स्टार्ट होता है। नवीन लोक प्रबंधन का दौर इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि जब शीत युद्ध के तहत 1945 से 1990 के बीच जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चलता है, तो उस युद्ध के दौरान 1980 के आसपास जो सोवियत संघ रूस है उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या वहाँ के जो बड़ी बड़ी जो कहीं ना कहीं जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको औने पौने दामों में बेचा गया, क्योंकि भाई इकोनॉमी खराब हो गई थी। तो जब सोवियत संघ की इकोनॉमी खराब होती है, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट होती है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट होने के लिए जिम्मेदार माना जाता है उसकी नौकरशाही को। वो बोलते हैं कि नौकरशाही जो यहाँ पे है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, लक्ष्यों को सही तरीके से निर्धारित नहीं कर रही है और उन लक्ष्यों को टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई पुल हमें अगर बनाना है और उस पुल को हम 3 महीने के टारगेट में बना रहे हैं और वो पुल बन गया आपका 10 महीने में या 3 साल में बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लॉस होगा। चीज़ें भी हमने उस पुल के लिए जो बजट बनाया है वो बजट धीरे धीरे हमारा खिसकता जाएगा, क्योंकि चीज़ें भी महंगी होती जाएंगी और इस तरीके से हमें घाटा आएगा बहुत बड़े स्तर पे। तो लोक प्रशासक जो थे उनमें नौकरशाहाना प्रवृत्ति को दोषी माना गया और बोला गया कि भाई इसी कारण कहीं ना कहीं इसकी अर्थव्यवस्था चौपट हुई सोवियत संघ रूस की। जब नौकरशाही की आलोचना की जाने लगी तो नौकरशाही की आलोचना के विकल्प के तौर पे अष्टम चरण के तहत लोक प्रबंधन का काल शुरू हुआ और नवीन लोक प्रबंधन के तहत ये बोला जाने लगा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो अभी तक जो लोक प्रशासन का जो एक तरीका चला आ रहा है अब हमें उसको तोड़ना चाहिए और नौकरशाहों को हमें कम से कम काम देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम हमें प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, प्राइवेट कंपनियों को देने चाहिए। तो इस तरीके की बात कहीं ना कहीं सष्टम चरण के तहत हमें देखने को मिलती है 1991 के बाद। सष्टम चरण के तहत हम देखते हैं नवीन लोक प्रबंधन के तहत या लोक नीति लोक विकल्प एवं नवीन लोक प्रबंधन के तहत हम देखते हैं ये इसके तहत कुछ सिद्धांत गढ़े जाते हैं। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, अगर हम प्रतिस्पर्धा को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी चीज़ों को प्राप्त करेंगे। तो प्रतिस्पर्धा की बात यहाँ पे कहीं ना कहीं की गई, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की गई एवं जनता की जवाबदेही की बात की गई। इस तरीके की बहुत सारे सिद्धांत इस चरण के तहत हमें देखने को मिले।